ये वाकया सुनने के लिए आपको अपना जहन दूसरी जंग अजीम से जरा कबल के जमाने में ले जाना होगा। यहाँ मैं अपने एक निहायत करीबी दोस्त रॉबर्ट का तारुफ कराऊंगा। हम कई साल इकट्ठे पढ़ते रहे और अच्छे दोस्त होने के नाते हमें एक दूसरे के ना सिर्फ जाती मसाइल बल्कि खानदानी अमूर से भी आशनाई थी। रॉबर्ट का एक छोटा भाई एलन और बहन जेन थी। एलन से तो मेरी कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन जेन से मैं कभी नहीं मिल सका था। वो अपने आबाई कस्बे फोर्ट टाउन में रहती थी। रॉबर्ट हर बार छुट्टियों के आगाज में ये इसरार करता कि मैं उसके साथ फोर्ट टाउन चलूं। बारहा मैंने तैयारी बांधी, लेकिन हर बार कोई ना कोई मजबूरी आन पड़ती और मुझे रॉबर्ट से माजरत करना पड़ती। ये जिक्र है 1939 के अवाइल सरमा का, जब रॉबर्ट ने मुझे फोर्ट टाउन ले जाने की कसम खा ली। इस बार खुशकिस्मती से मैं भी फारिग था, सो मैंने सामान बांधा और रॉबर्ट के साथ हो लिया। फोर्ट टाउन छोटा सा हरा भरा कस्बा था। मुझे वहां पहुंचकर बेहद सुकून महसूस हुआ। रॉबर्ट का हवेली नुमा मकान खासा कदीम था। लंबी लंबी राहदारियां, बेशुमार कमरे, दालान, बाग वगैरह। नावाकिफ आदमी को तो उस हवेली के रास्ते जहन नशीन करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता। रॉबर्ट के दादा उस इलाके के एक मारूफ जिम्मेदार थे। बदकिस्मती से उनके बाद जमीनों का कोई काम भी खुशअस्लूबी से ना संभाल सका और अब रॉबर्ट के पास तकरीबन यही एक हवेली रह गई थी और उसमें नौकर चाकर वगैरह भी। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि हवेली में आजकल मेहमानों की एक पूरी फौज मौजूद है। हाल ही में जेन की मंगनी हुई थी। रॉबर्ट ने मुझे बताया कि मंगेतर उससे उम्र में खासा बड़ा है, लेकिन एक बड़ा जमींदार और इलाके का बारसूख आदमी है। जब हम हवेली में दाखिल हुए तो शाम का धुंधलका छा रहा था। मुझे तो तुम्हारी ये हवेली बड़ी पुरअसरार लग रही है, मैंने रॉबर्ट को सरसरी अंदाज में कहा। हाँ, इसके बारे में भूत प्रेत की बहुत सी रवायात मशहूर हैं, लेकिन हम लोग किसी भी भूत की मुलाकात से महरूम हैं। रॉबर्ट मुस्कुराया और फिर मेहमानों से तारुफ कराने से कबल मुझे मेरे कमरे में ले आया और कहा कि मैं रात के खाने के लिए तैयार हो जाऊं। मैंने उससे दरख्वास्त की कि अच्छा होगा अगर वही मुझे कुछ देर के बाद खाने के कमरे तक ले जाए, क्योंकि हवेली की भूल भुलैयों में कमरा तलाश करना मेरे लिए तो दुश्वार था। रॉबर्ट के जाते ही मैंने जल्दी से अपना सूटकेस खोला और अपने कपड़े तब्दील करने लगा। जब मैं आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था तो मेरी निगाह गैर इरादी तौर पर आईने में नजर आने वाली पीछे दीवार पर पड़ी। उसमें एक दरवाजा था जिसका अक्स मैं आईने में देख रहा था। जो ही मैंने टाई बांधी, सरसरी तौर पर मेरी निगाह फिर आईने में दरवाजे के अक्स पर पड़ी। मुझे महसूस हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। ये ऐन फितरी बात थी कि मुझे मुड़कर बराह रास्त दरवाजे को देखना चाहिए था, मगर नामालूम क्यों मैं साकित खड़ा आईने में उसका अक्स देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा पूरी तरह खुल गया, जिसमें से एक कुशादा सा कमरा नजर आ रहा था और फिर जो मंजर मुझे दिखाई दिया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे में बिछी मसहरी पर एक लड़की पड़ी थी और एक मर्द उसका गला घोट रहा था। ये मंजर निहायत वाज़ेह था और गलतफहमी या वहम का शायबा भी इम्कान से बाहर था। मैं लड़की का चेहरा वाज़ेह तौर पर देख सकता था। उसके सुनहरे बाल शानों पर बिखरे हुए थे और उसके खूबसूरत चेहरे पर दहशत के आसार नुमाया थे। अलबत्ता आदमी की कमर चूंकि मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकता था, लेकिन उसके बाएं गाल पर जख्म का एक निशान बड़ा वाज़ेह था जो चेहरे को चीरता हुआ उसके कान तक आ गया था। ये सब सूरत हाल जो मैंने आपको बयान की है, ये मैंने सिर्फ एक लम्हे में ही देखी। जैसे ही मेरी ये सकते की कैफियत खत्म हुई, मैं फौरन मुड़ता कि बराह रास्त दहशतनाक मंजर देख सकूं, लेकिन मेरे पीछे तो महज एक दीवार थी और एक कद आदम कपड़ों की अलमारी उससे लगी खड़ी थी। ना तो कोई दरवाजा था और ना ही कत्ल का कोई मंजर। मैं दोबारा आईने की तरफ मुड़ा, लेकिन अब तो वही कपड़ों की अलमारी मुझे नजर आ रही थी। ओ खुदाया, मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। मैं फिर उसी कैफियत में आगे बढ़ा और अलमारी धकेलने को था कि रॉबर्ट कमरे में दाखिल हुआ। मुझे अलमारी से जोर आजमाई करता देखकर उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने सवाल कर दिया, क्या इस अलमारी के पीछे कोई दरवाजा है? हाँ है तो। वो इस कमरे से मुल्हिक दूसरे सोने के कमरे में खुलता है। मगर क्यों? क्या इस कमरे में आजकल कोई रहता है? मैंने बेताबी से पूछा। ये कमरा आजकल मेजर लिंक और उनकी बेगम के इस्तेमाल में है। क्या मेजर लिंक की बीवी का रंग इंतहाई सफेद और बाल सुनहरे हैं? नहीं तो, उनके बाल तो बिल्कुल सयाह हैं और रंग भी कदरे मध्यम है। रॉबर्ट ने इंतहाई उकताहट के आलम में जवाब दिया और मैंने मायूसी के साथ अपनी ये तफ्तीश बंद कर दी।
रॉबर्ट ने मेरी इस बात का मकसद पूछा तो मैं बात को गोल कर गया। दरअसल अब मैं खुद बेयकीनी का शिकार हो गया था कि ये मंजर कहीं महज मेरे तखय्युल की पैदावार तो नहीं था। शायद मैं इस वाक्य को अपना वहम समझकर फरामोश कर डालता, लेकिन जब तारुफ के दौरान रॉबर्ट ने मेरे शानों पर हाथ रखकर कहा कि तुम जेन से मिलने के मुश्ताक थे ना, ये है मेरी बहन जेन। उसे देखते ही मैं तो हैरान हो गया। बिल्कुल वही लड़की जिसे कुछ देर पहले मैंने आईने में हलाक होते देखा था। सुनहरे बाल, दूधिया रंग, बहुत ही खूबसूरत लड़की। और फिर रॉबर्ट दूसरी तरफ मुड़ा और ये है मिस्टर चार्ल्स, जेन के मंगेतर। जो ही मेरी नजर मिस्टर चार्ल्स पर पड़ी, मेरा कलेजा गोया उछलकर हलक में आ गया और मसामों से पसीना फूट पड़ा। लंबा कद, बाएं गाल पर जख्म का निशान जो कि कान तक जा रहा था। ये सब कुछ क्या था? वही लड़की, हूबहू वही लड़की और वही बाएं गाल पर जख्म के निशान वाला आदमी जो निहायत बेरहमी से उस लड़की का गला घोट रहा था। और अब ये दोनों एक माह के अंदर शादी में मुंसलिक होने वाले थे। क्या मुझ पर कबल अज वक्त एक इंकशाफ नहीं हुआ था? एक नाकाबिले फहम सूरत हाल। क्या वाकई शादी के बाद जेन और चार्ल्स इस कमरे में ठहरेंगे और फिर ये मंजर वाकई हकीकत का रूप धार लेगा? ये सोचकर तो मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? अगर मैं रॉबर्ट या जेन को ये वाकया सुनाता तो क्या वो मेरा मजाक ना उड़ाते, और बिलफर्ज वो उस पर यकीन कर भी लेंगे तो क्या वो मुस्तकबिल की इस आफत को रोक पाते? और अगर ये बात मैं किसी को भी ना बताऊं और फिर वाकई चार्ल्स ये वेश्याना कदम कर गुजरे तो क्या मेरा ज़मीर सारी जिंदगी मुझे मुलामत नहीं करता रहेगा? गर्ज मैं जितने दिन वहां रहा पुरसकून जिंदगी के लुत्फ से बेनियाज उसी उधेड़पन में उलझा रहा, और आखिर वापसी से एक रोज पहले मैंने ये सब कुछ इंतहाई संजीदगी से हर्फ ब हर्फ जेन को सुना डाला। जेन ने इंतहाई तहम्मुल से ये सब कुछ सुना। उसके चेहरे पर ना तो मजाक के आसार नमूदार हुए और ना उसने मेरी कहानी पर ईमान लाने का इकरार किया, लेकिन उसकी आंखों में एक निहायत गैर मामूली तासुर था जो मैं समझने से कासिर रहा। चलते चलते जब मैंने उसको दोबारा दोहराया कि मैं हरगिज झूठ नहीं बोल रहा और मैंने वाकई ये मंजर देखा था, तो जेन ने बहुत संजीदगी से कहा, उसे मुझ पर एतबार है, जो कुछ मैंने उसे बताया है वो वाकई मैंने देखा होगा। फोर्ट टाउन से वापसी के बाद मैं इसी शशोपंज में था, क्या मेरा जेन को ये सब कुछ बताना अच्छा था भी कि नहीं। और फिर मुझे इत्तला मिली कि जेन ने चार्ल्स से मंगनी तोड़ दी है। फिर थोड़े ही अरसे बाद जंग अजीम छिड़ गई और फिर सवाए जंग के कोई और चीज तो गुफ्तगू का कभी मौजू ही न रही। कई बार मुहाज से रुखसत के दौरान मेरी मतभेड़ जेन से हो जाती, लेकिन कभी मैंने उस मौजू को दोबारा न छेड़ा। मगर हकीकत ये थी कि मैं पहली ही नजर में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था और उसके सहर से निकल नहीं पाया था। लेकिन मोहब्बत का इजहार करने में वो वाकया मेरी राह में रुकावट रहा। यकीनन मेरे वो वाकया सुनाने की बिना पर जेन ने चार्ल्स से मंगनी तोड़ दी थी, और अगर मैं अब उसके सामने शादी की तजवीज पेश कर दूं तो कहीं वो इस वाकये और मंजर को एक चाल और मन घड़त अफसाना न समझे। ये एहसास इस कदर शदीद था कि मैंने हर बार उससे ये बात करने से गुरेज की। फिर एक दिन मुहाज पर यह जासूस इत्तला मिली कि रॉबर्ट दुश्मन के हमले के दौरान मारा गया है। मेरा फर्ज था कि मैं अपने बचपन के दोस्त के आखिरी रसूमात पर शिरकत करूं। मैं ताजियत के लिए जेन के पास भी गया। वो भाई के गम में चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। मैं देर तक उसे दिलासा देता रहा। उस दिन अफसुर्दगी के आलम में वो मुझे इस कदर पुरकशिश लगी कि कई बार मेरे दिल ने चाहा मैं अपना मुद्दा उससे कह डालूं, मगर हर बार वही खदशा आड़े आया। मैं इस दुआ के साथ महाज पर लौट आया कि खुदा अगर मुझे जेन का कुर्ब ना दे तो मौत दे दे, कि मुझे इस बेकरारी से तो निजात मिले। लेकिन शायद दुश्मन की किसी गोली पर मेरा नाम न था, बल्कि कई बार तो मैं हैरत अंगेज तौर पर मौत के मुंह से बाल बाल बचा। कभी बारूदी खंदक सिर्फ 10 गज दूर फटी तो कभी गोलियां चंद इंच के फासले से गुजर गईं। हता कि एक बार तो एक गोली मेरे दाएं कान और गाल को छूती और चीरती हुई गुजर गई। जंग ऐसी छिड़ी के रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। उन दिनों ऐसा लगता था कि शायद तमाम जिंदगी इस जंग अजीम की नजर हो जाएगी। दोस्तों अजीजों की मौतें रोजाना का मामूल हो गई। एक रोज इत्तला आई कि जेन का साबका मंगेतर चार्ल्स हमले के दौरान हलाक हो गया है। उस खबर ने किसी न किसी हद तक सूरत हाल में फर्क पैदा कर दिया। खुदा खुदा करके जंग बंद हुई और कुछ अरसे कबल जब मैं छुट्टी पर घर आया तो जेन से मिला और तमाम खदशात बालाए ताक रखकर वो तमाम बातें कह डाली जो एक अरसे से मेरे दिल में सुलग रही थी, मगर जुबान तक पहुंचने से महरूम थी।
मेरी हैरत की इंतहा न रही जब जेन ने उन बातों को निहायत खुशदिली से सुना, गोया वो भी दिल में इसकी तमन्ना लिए बैठी थी, और कहा, भला तुमने ये सारी बातें मुझसे पहले ही क्यों ना कह डाली। मेरे खदशात जाहिर करने पर वो मुस्कुराई और कहने लगी, अगर मुझे चार्ल्स से जरा भी मोहब्बत होती तो भला मैं तुम्हारे इस बेसरोपा तखय्युल की वजह से जो तुम्हें आईने में नजर आया मंगनी क्यों तोड़ती। मुझे तो उससे मोहब्बत थी ही नहीं। यकीन करो, मुझे भी पहली ही नजर में तुमसे मोहब्बत हो गई थी, और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहती रही हूँ। हम दोनों मुस्कुरा उठे और फिजा एकदम खुशगवार हो गई। जंग अजीम के खात्मे पर हमारी शादी हो गई और फिर खासे अरसे तक कोई काबिल जिक्र वाकया रोनुमा न हुआ। उस आईने वाले किस्से को हम एक दिलचस्प मगर बेमायनी वाकया समझकर फरामोश कर चुके थे। हमारी अज़दवाजी जिंदगी की इब्तदा तो निहायत खुशगवार थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें एक बड़ी तल्ख सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जिसका जिम्मेदार सरासर मैं था। मुझे जेन से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन अपनी एक आदत जो मुझे खुद शादी के बाद मालूम हुई, वो शक और हसद की आदत थी। जेन अगर किसी शख्स की तरफ मुस्कुरा कर देख लेती तो मैं कई दिन कुड़ता रहता। वो किसी मर्द से 2 लम्हे भी बात कर लेती तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती। शुरू शुरू में जेन उसे मेरी चाहत समझकर खामोश रही, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया मेरी ये आदत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती गई। रोज रोज के झगड़े जिंदगी में जहर घोलते चले गए, और ये शकूको शुहबात जो यकतरफा थे हमें एक दूसरे से दूर करते चले गए। रफ्ता रफ्ता मुझे ये महसूस होने लगा कि अब जेन के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। मोहब्बत का जो दरिया चंद माह कबल उसके दिल में था अब उतर चुका था, और उस मोहब्बत का कातिल यकीनन मैं था। फिर डेरेक टॉम्स हमारी जिंदगी में आया। उस शख्स में वो सब कुछ था जो मुझ में नहीं था। खुशनुमा, निहायत ज़हीन, खुश गुफ्तार। उससे मिलते ही यकायक मेरे जहन में ख्याल आया कि जेन के लिए ये शख्स मुझसे बेहतर है। जेन ने हर तरह से उसके खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल पुख्ता होता चला गया। मेरे दिल में हसद का जो लावा खोलता जा रहा था, एक दिन उसकी तपिश जेन की बर्दाश्त से बाहर हो गई, और उसने मुझसे अपने नाकर्दा गुनाहों के अजाब से अलहदगी का फैसला कर लिया। मैं जब एक रात घर लौटा तो उसका कमरा खाली था, और खास रवायती अंदाज में वहां एक अलविदाई पैगाम मौजूद था, जिसमें उसने लिखा था कि वो मुझे छोड़कर जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो ये सब कुछ नहीं सह सकती। वो पहले अपने आबाई कस्बे फोर्ट टाउन पहुंचेगी और फिर उस शख्स के पास चली जाएगी जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है, और उस शख्स को भी उसकी जरूरत है, और ये कि मुझे इसका फैसला आखिरी फैसला समझना चाहिए। शायद मेरा जज्बाए हसद डेरेक टॉम्स के बारे में बहुत ज्यादा था। इससे पहले कि जेन डेरेक टॉम से मिल सके मुझे कुछ करना था। मैं अपनी कार में जिस कदर जल्द फोर्ट टाउन पहुंच सकता था पहुंच गया। मैं इंतहाई गुस्से के आलम में हवेली में दाखिल हुआ। सोने का कमरा रोशन था और वहां जेन खाने का लिबास तब्दील करके बाल संवार रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और किसी कदर खौफ के आसार पैदा हुए, और वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। मेरे सिवा कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। मैंने अपने खुरदरे हाथ जेन के गले पर जमा दिए। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं उसका गला घोंटने लगा, और फिर यकायक मेरी निगाह सामने पड़े आईने पर पड़ी। मैं जेन का गला दबा रहा था। उसका चेहरा दहशत ज़दा और मेरे दाएं गाल पर गोली का निशान वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने एकदम से अपने हाथ उसके गले से उठा लिए। मैंने उसे कत्ल नहीं किया। मैं तो ये मंजर दोबारा देखकर गोया मफलूज हो गया और बेहिस्सो हरकत फर्श पर गिर पड़ा। फिर जेन ने मुझे सहारा दिया। हाँ, जेन ने मुझे खुद सहारा देकर उठाया और मुझे दिलासा दिया। मैं बेइख्तियार रो पड़ा, और शायद उन आंसुओं के साथ ही हसद और शक का वो सैलाब भी उतर गया जो हमारी खुशहाली के जजीरे को गर्क करता चला जा रहा था। जेन ने वजाहत की कि वो शख्स जिसका पैगाम में जिक्र था, वो जिसे सबसे ज्यादा चाहती थी और उसे भी उसकी जरूरत थी, उसका छोटा भाई एलन के सिवा और कोई न था। ये सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा भी हुआ और बहुत खुश भी हुआ। मैंने जेन से माफी मांगी, और आज मैं और जेन एक निहायत पुरसुकून अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी मैं तन्हाई में बैठा सोचता हूँ कि जख्म का वो निशान जो मेरे दाएं गाल पर था, मुझे आईने में बाएं गाल पर नजर आया, क्योंकि आईने में उल्टा अक्स नजर आता है। तो यकीनन जेन्स के साबका मंगेतर चार्ल्स के मामले में मुझसे एक निहायत सादा सी गलती हुई, क्योंकि जख्म का निशान उसके बाएं गाल पर था।
پھر مجھ پر انکشاف ہوا کہ دراصل اس روز آئینے میں جین کے ساتھ جس شخص کو میں نے دیکھا تھا گلا دباتے ہوئے، وہ میں ہی تھا، اور آج بھی اس پراسرار دھندلکے کو یاد کر کے میرے جسم میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ جاتی ہے۔